हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आ गए अपनी स्टोरी का सेकंड पार्ट लेकर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? एंड आप लोगों का थैंक यू। आप लोगों ने लास्ट जो ब्लॉग था स्टोरी वाला, बेटू और मेरी, उसकी जो बीमारी थी उसका, तो उसमें आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया है। एंड आई होप कि आगे भी आप मुझे बहुत बहुत प्यार दोगे। सो थैंक यू। एंड ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। पिछले लास्ट ब्लॉग में मैंने कहाँ तक आप लोगों को स्टोरी शेयर की थी कि हम लोगों को भंडारी हॉस्पिटल में पता चल गया था कि बेटू को ट्यूमर है। एमआरआई के द्वारा हमें पता चल गया था कि बेटू को ब्रेन ट्यूमर। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से दवाई गोली लेकर सब चीज़ें क्लियर करके डॉक्टर ने हमें एक ही सजेशन दे रहे थे कि मतलब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा बेटू का। बिना ऑपरेशन के जो ट्यूमर है वो नहीं निकल सकता और ना ही ठीक होगा। तो डॉक्टर, हम लोग डर भी गए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम हम कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं, वो भी अपने बच्चे के ऊपर, तो बहुत डरे हुए थे और ऑपरेशन के नाम से ही डर रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ से निकलना ही ठीक लगा और काफ़ी टाइम 8 से 10 दिन हो गए थे बच्चे को। बच्चा ठीक भी हो गया था, दवा ले ली थी और डॉक्टर ने ये बोला था कि जब भी ऑपरेशन कराना हो तो आप कंसल्ट कर लें, सजेशन ले लें एंड ऑपरेशन से ही ठीक होगा। तो हम लोगों ने डिस्चार्ज ले लिया था भंडारी हॉस्पिटल से और जो दवाइयाँ कंटिन्यू रखनी थी वो ले ली थी डॉक्टर को दिखाकर, और दवाइयाँ चल रही थी। फिर हम लोगों को फिर भी मन में संतुष्टि नहीं थी कि नहीं यार, नहीं हो सकता है। हमने फिर से उसकी एक एमआरआई कराई कुछ दिन बाद ही, तो उसकी दूसरी एमआरआई कराई तो उसमें भी इंक्रीज होके निकला, सेकेंड एमआरआई में भी। तो फिर हम लोग टेंशन में आ गए कि यार ये क्या है, अभी 8 दिन पहले तो कम थी और 8 दिन में इतना मतलब इंक्रीज हो गई और बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, वो भी ब्रेन में। तो फिर भी टेंशन हो रही। फिर किसी ने बताया कि नहीं, मतलब कुछ रिलेटेबल लोग मिले, रिश्तेदार वगैरह, उन्होंने बताया कि उनके जो कोई रिश्तेदार हैं या उनका बेटा वगैरह कोई है तो उसके चेस्ट में गठान थी। तो उन लोगों ने दवा खिलाई थी होम्योपैथिक, तो उससे वो 3 महीने में गल गई थी गठान, ठीक हो गई थी। तो थोड़ा विश्वास जागा मन में, एक उम्मीद जागी कि नहीं फिर से करते हैं। और हम लोगों ने फिर से बेटू को मतलब यही इंदौर से ही उसका ट्रीटमेंट चला होम्योपैथिक का। तो वो 3 महीने के लिए दवाई उसको खिलाई, होम्योपैथिक दवा उसको खिलाई 3 महीने, 4 टाइम देना रहती थी, वो दी मैंने। और उससे बाद भी 3 महीने बाद हमने फिर एमआरआई कराई तो भी कोई मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। फिर से ट्यूमर जो गठान जो थी वो और इंक्रीज होके निकली, बड़ी होके निकली। अब हम क्या करें, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, फिर से घबरा गए। फिर कुछ लोगों ने, आसपास के लोगों ने या और भी बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे रहते हैं जिनसे बोलते हैं, मेडिकल वाले, सभी लोगों से पूछा, नेट पे पता करा। तो जो तिब्बती जो है एक आयुर्वेदिक दवाई देते हैं वहाँ पे, जो कि स्पेशली तरीके से ना कैंसर की रहती है। बट अभी हमें तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था कि कैंसर है भी या नहीं भी, पर बहुत डर लगता था नाम सुनकर ही कि मतलब ऐसा ना हो। तो सभी ने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे जाएं एक बार। तो वहाँ हम लोग गए। तिब्बती, जो हिमाचल प्रदेश में तिब्बती करके, मेरे को नाम याद नहीं है, थोड़ा आड़ा ऐसे ही नाम है। तो वो लोग आयुर्वेदिक दवाई देते हैं कैंसर जैसी चीज़ के लिए, तो वो ठीक हो जाती है। मतलब जब कैंसर जैसी गठान उससे ठीक हो जाती है तो नॉर्मल गठान तो आराम से कर ही देंगे। तो इसलिए हम लोग उसको वहाँ पे गए लेकर। तो वहाँ का हमें कुछ सिस्टम पता नहीं था कि नंबर लगते हैं कैसे क्या, बस एड्रेस वगैरह हमने वहाँ से देख लिए थे मोबाइल वगैरह में से। तो हम गए, तो पहले हम यहाँ से दीदी के घर गए, अपनी मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं पंजाब लुधियाना में, तो हम वहाँ गए। एंड हम वहाँ पे गए और फिर वहाँ से मेरा भांजा और धैर्य के पापा गए थे हिमाचल से, कांगड़ा की बस पकड़ी, कांगड़ा गए और कांगड़ा से धर्मशाला होते हुए शिवनगर पे, मतलब जहाँ पे वो तिब्बती हॉस्पिटल है, वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पता करा। तो वहाँ पे उन्हें जो नंबर वगैरह मिला वो 20 दिन बाद का मिला। कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत मिल जाता है, नहीं तो वैसे नंबर मिलते हैं। और हमें इमरजेंसी के बारे में कुछ पता नहीं था, ये हमें तब पता चला जब हमने बेटू को दिखा दिया। 20 दिन बाद वहाँ पे दिखाया, तब उन्होंने बताया कि बच्चा था तो आप लोगों को जल्दी दिखा देना था। तो बोले 20 दिन का नंबर, बोलते नहीं, बच्चे को जल्दी देख लेते हैं, इमरजेंसी वालों को जल्दी देख लेते हैं। तो उन्होंने बोला नेक्स्ट टाइम अगर आना हो तो जल्दी दिखा देना, नंबर भी जल्दी आ जाएगा।
तो उनकी चलो ठीक है सर, अब तो टाइम निकल ही गया, हम लोगों ने 20 दिन निकाल दी। 20 दिन बाद हम वहाँ गए, टोकन वगैरह लिया, सब चीज़ें दिखाई। मॉर्निंग में बेटू को दिखाया डॉक्टर ने। पर वहाँ पे जो हमारे साथ होने वाला था ना, वो शॉक करने वाला था कि मतलब हम इतने शॉक्ड थे कि डॉक्टर ने हमसे बोल दिया था कि कैंसर है। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने यही बोला कि ये जिस तरीके से बढ़ रही है वो कैंसर के आसार ही लग रहे हैं। और हम लोग बहुत डर गए कि सर आप कैसे बोल रहे हो, क्या कंफर्म बोल रहे हो? तो बोले हाँ, उन्होंने साफ साफ बोला कि ये कैंसर है, कैंसर की तरीके से बढ़ रहा है। और मानो उस टाइम हम मतलब ये सोच लिया था कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, ख़त्म है सब। ऐसी चीज़ें मन में आ रही थी, ऐसी बातें मन में आ रही थी। फिर हिम्मत बांधी और फिर उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत ही, 3 महीने तक ये दवा तो खिलाओ, पहले 3 महीने दवा खिलाओ, उसके बाद एक बार फिर से MRI कराना और फिर लेके आना। फिर हमने दवाइयाँ ली, धैर्य की, आयुर्वेदिक, और कैसे खिलाना है करना है सब कुछ पूछा। और नेक्स्ट टाइम कैसे दवा मंगाएंगे वो भी पूछा। तो सब चीज़ें हम अच्छे से पूछताछ करके और अच्छे से दवा लेकर आ गए थे। दीदी के घर वापस आए और वहाँ से हम फिर सीधे इंदौर आए। जिस दिन हम इंदौर आए बेटू का बर्थडे था, उसी दिन 2nd बर्थडे था जून में। फिर हम यहाँ आए और उसी दिन से मैंने उसकी दवाइयाँ शुरू करी। 3 महीने हो गए थे उसको दवा खिलाने के बाद। 2 महीने के हम वहाँ से लाए थे और फिर 1 महीना की हमने ऑनलाइन मंगाई, वहाँ पे कॉल वगैरह करके, नंबर वगैरह देके। तो 3 महीने खिलाने के बाद भी उसको फिर से हमने MRI कराई तो फिर से हमारी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो जो गठान थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। और डॉक्टर्स जो मतलब जो MRI वगैरह कर रहे थे, जो चेक कर रहे थे सब चीज़ें, उन्होंने खुद ने बोल दिया था कि अब आप ऑपरेशन करा लो, आप लोग लेट मत करो, आप लोगों की गलती की वजह से ऐसा ना हो बच्चे को कुछ हो जाए या मतलब बहुत देर हो जाए। और हम लोग ने फिर ना हम लोगों ने फिर उसका ऑपरेशन कराने का सोच लिया कि अब हम करा लेते हैं ऑपरेशन। सॉरी, मैं अपने इमोशन नहीं रोक पा रही, इमोशंस, क्योंकि ये सब जो फील हुआ है ना, ये सब देखा है आंखों से, ये चीज़ें भूल नहीं पाती हूँ, इसलिए ना बताने में भी मुझे रोना आ रहा है। सो फिर हम उस टाइम हमने सोच लिया था कि अब जो भी होगा वो भगवान पे छोड़ देते हैं। मैंने हर वो कोशिश करी थी कि बिना ऑपरेशन के ये ठीक हो जाए, हर कोशिश करी थी, हर तरीके से, मतलब अपने आप को मजबूत बना के सब तरीके से। और मेरे बेटू ने भी इस दौरान, जब से ये ट्यूमर हुआ था तब से लेके ऑपरेशन के बाद तक, मेरे बच्चे ने जो तकलीफें सही है ना, वो हम लोग बड़े लोग नहीं सह पाते हैं इतना कुछ। मेरे छोटे से बच्चे ने बिना कुछ करे सब कुछ सह लिया है। बहुत पेन सहा है। जब उसको सुई लगती थी तो बहुत ज़्यादा रोता था, एक बार में उसकी वो नस नहीं मिलती थी ना तो 3-3 4-4 बार सुइयाँ लगती थी। बहुत ज़्यादा पेन, नींद की दवाइयाँ, बेहोशी की दवाइयाँ, सब कुछ उसने बर्दाश्त किया है। सोच लिया था कि ऑपरेशन कराना है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ कराएं, हॉस्पिटल में कितनी फीस लगेगी, इतना पैसा कहाँ से आएगा। पता करा कौन सी जगह कितना चार्ज लग रहा है। अपोलो राजश्री में पता करा था डॉक्टर अंकित माथुर से, तो वहाँ 5 से 6 लाख की फीस बताई थी। और ऑलरेडी हम उसमें धैर्य में काफ़ी पैसा लगा चुके थे और आगे क्या करते इसकी कोई गारंटी नहीं थी। धैर्य के पापा मेरे साथ कहीं इधर जाना कहीं इधर जाना, दवाई वगैरह लेना, सब चीज़ें करने में लगे थे। उनका काम भी छूटा पड़ा था और जो कुछ भी सेविंग थी वो पूरी लगा चुके थे बेटू में, कुछ नहीं बचा था। फिर सोच लिया था कि आयुष्मान कार्ड वगैरह हैं, इन चीज़ों का पता करा और डॉक्टर के बारे में भी देखा कि कौन से डॉक्टर बेस्ट रहेंगे ऑपरेशन के लिए, ब्रेन की न्यूरोसर्जन वगैरह। तो भोपाल एम्स का पता लगा जहाँ पे आदेश श्रीवास्तव देखते हैं, डॉक्टर आदेश श्रीवास्तव बहुत ही अच्छे हैं। और उनसे जाके कंसल्ट करा, उन्होंने बताया, उनको दिखाया हम लोगों ने,
तो उन्होंने ऑपरेशन ही बताया और बोले कि आप घबराओ मत, ही ऑपरेशन अच्छे से हो जाएगा। हम लोग उन्होंने काफ़ी मतलब केस बताए इसके धैर्य के पापा को, मेरे को। फिर हम लोग गए, एडमिट हुए। और हम जब पहली बार दिखाने गए थे तो हम तैयारी से गए थे कि कहीं एडमिट ना लिख दे डॉक्टर, और तैयारी से इसलिए गए थे कि अब लेट नहीं करना है, कि हमारी गलती की वजह से, हमारे मतलब आशाओं के चक्कर में, उम्मीदों के चक्कर में ऐसा ना हो बच्चे के साथ हम कुछ गलत कर बैठे, या उसको जो ट्यूमर है उसका कुछ साइड इफेक्ट होने लगे बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और फिर जाके हम हॉस्पिटल में दिखाने गए, डॉक्टर ने उसी दिन एडमिट लिख दिया था। और उसके बाद फिर उसके टेस्ट, चेकअप वगैरह सब चीज़ें चालू हो गई थी। कैनुला वगैरह लगता था तो बेटू बहुत रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। बहुत ज़्यादा तकलीफ मेरे बच्चे ने इस दौरान सही है। उसे इतनी टेंशन होती थी, और हॉस्पिटल में जाके तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट दिखते थे। किसी को छोटे बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, किसी का ऑपरेशन हुआ है, बड़े बड़े लोग जो है ना जिनको ट्यूमर है वो पैरालाइज हो चुके हैं, उनके हाथ नहीं चल रहे हैं, किसी का पैर नहीं चल रहा, किसी का इतना भयंकर एक्सीडेंट। ये सारी चीजें ना मुझे फेस करनी पड़ रही थी, बहुत मुश्किल लग रही थी मेरे लिए, बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब चीजें फेस करना। पर किया, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इसके अलावा कि ये सब चीजें करना ही है। और अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि जो कंडीशन आती जा रही थी उसे फेस करती जा रही थी। धीरे धीरे उसके टेस्ट वगैरह कराए, सिटी स्कैन, MRI सब कराई डॉक्टर ने। और फिर हमें एक डेट दी कि इस डेट पे ऑपरेशन करेंगे। बट उस डेट पे ऑपरेशन नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी नहीं कर रहे हैं। 8 से 15 मतलब 15-20 दिन हम एडमिट रहे, उसके बाद हमने ऑपरेशन कराया। और जो डेट दी थी उस पर ऑपरेशन ना करके डॉक्टर ने बोला कि पहले आप इसे दिवाली मनाने दीजिए अच्छे से, क्योंकि वो बाहर जा रहे थे और डॉक्टर चाह रहे थे कि वो पूरा इसका जो केस हैंडल करना है वो खुद ही करें। और कुछ कंडीशंस इसकी ठीक नहीं थी, ब्लड वगैरह भी कम था, तो उसके लिए कुछ मेडिसिन वगैरह लिखी। उन्होंने बोला 8-15 दिन आप इसे अच्छे से ये मेडिसिन वगैरह खिलाइए ताकि इम्यूनिटी वगैरह बढ़े एंड जो ब्लड की कमी वगैरह है वो पूरी हो। और सब चीज़ें करी हमने, दिवाली वगैरह मनाई, मेरी करवा चौथ, मेरी नवरात्रि, ये सब चीज़ें मैंने हॉस्पिटल में ही निकाल दी है। मुझे इन चीज़ों का गम नहीं है, बस इस चीज़ की खुशी होती है कि आज मेरा बच्चा ठीक है। और मैं इस समय को हमेशा याद रखूंगी कि मैंने क्या क्या इन चीज़ों में इस समय में मैंने फेस किया है और किसने मेरा कितना साथ दिया है। वो चेहरे मुझे याद रहेंगे कि किसने कितना मेरा साथ दिया है, कौन मेरा वहां पे साथ देने आया था, कौन नहीं आया था, मुझे अच्छे से याद रहेगा। होते हैं पर कुछ लोग ऐसे, मेरी लाइफ में भी है। फिर हम लोगों ने घर आ गए थे और मतलब डिस्चार्ज होने से एक दिन पहले क्या हुआ था मेरे साथ, मैं बहुत डर रही थी क्योंकि हॉस्पिटल में आए दिन कहीं डेड बॉडी देखना रहता था, कहीं किसी का जख्मी शरीर, कहीं किसी को ऑक्सीजन लग रहा है, किसी को मास्क लग रहा है, कुछ देखने लायक नहीं रहता था हॉस्पिटल में। बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी मैं देख के। और बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, रास्ते घूम जाते हैं, भूल भुलैया हॉस्पिटल है, इधर से जाते हैं तो आना भूल जाते हैं कि कौन सा रास्ता है, वही जा सकता है, मतलब जो जिसको कुछ हैबिट हो गई हो ना आने जाने की तो वो रास्ता याद रख सकता है। बाकी फर्स्ट टाइम में तो हर व्यक्ति वहाँ पे रास्ता भूल ही जाएगा। तो एक दिन पहले क्या हुआ था, डिस्चार्ज करने से पहले मैं मतलब बाबा जी का चालीसा वगैरह चला के सोती थी बेटू के पास, और क्योंकि मैं अभी डरती थी हॉस्पिटल में। तो वही फिर क्या हुआ कि मैंने ना हनुमान जी बाबा से ऐसे दंद्रोगा धाम के बारे में मोबाइल में देखा था, तो मैंने विनती करी, मैंने कि बाबा अब तो हम यहाँ फंस गए, अब कैसे जाएं, डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे हैं अचानक से। मतलब उस टाइम हमें डॉक्टर ने ये नहीं बताया था कि आप लोग घर जाओ, डिस्चार्ज करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, इसमें डॉक्टर ने उस टाइम पे नहीं बताया था। और फिर जब मैंने बाबा जी से विनती करी कि बाबा आपसे विनती कर रही हूँ, अगर आपको बुलाना है हमें वहाँ पे तो आप बुला लेना और डॉक्टर मना कर दे ऑपरेशन वगैरह का, ऐसी मैंने विनती करी थी। और
मैं इतनी शॉक्ड हुई हूँ कि ईश्वर ने मेरी एक बार में विनती सुनी। जब सुबह डॉक्टर आए ना, तो डॉक्टर ने यही बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए बच्चे को दिवाली मनाने दें एंड इसे अभी घर ले जाएं। कुछ दवाइयाँ लिख रहे हैं, मेडिसिन लिख रहे हैं, ताकि ये अच्छे से ब्लड वगैरह बढ़े, इम्यूनिटी बढ़े, जो चीज़ों की शरीर में कमी है वो अच्छे से ग्रोथ करें, ऐसा बोला। और बोले कि मैं चाहता हूँ कि इसका पूरा केस मैं ही हैंडल करूँ। तो मैं अभी ऑपरेशन कर भी जाऊँगा, तो 2 दिन बाद कुछ कंडीशन बिगड़ी, कुछ भी प्रॉब्लम आई तो मैं नहीं रहूँगा, कोई और रहेगा। तो इसलिए डॉक्टर ने उस टाइम पे ऑपरेशन का मना करा था। और मैं इतनी खुश हो गई थी, उसी दिन डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था। और मैं उसी रात में मतलब हम लोग घर नहीं गए थे, हम लोग घर ना जाके सीधे हम ग्वालियर गए थे। और वहाँ से हम नेक्स्ट दिन मेरी सिस्टर इन लॉ रहती है वहाँ पे, और हम वहाँ से नेक्स्ट दिन सीधे दंदरोगा धाम गए थे। वहाँ पे मैंने बाबा से अर्जी लगाई थी, विनती करी थी, अच्छे से बच्चे को दर्शन कराए थे, सब चीज़ें मन्नत वगैरह माननी थी। और 5 मंगलवार की बोली थी बाबा से। उनकी जो भभूति रहती है पैकेट में पुड़िया में देते हैं, वो भी मैं लेकर आई थी। उसके बाद हम लोग फिर इंदौर आए थे और कुछ टाइम रहे, 15-20 दिन घर पे रहे। उसके बाद हम बेटू को हमने फिर से एडमिट करा और फिर से उसको सुइयाँ लगी। और इस बार तो उसके साथ ऐसी हद हुई थी कि जब इसको कैनुला लगा रहे थे तो एक बार नहीं लगा तो बच्चों वाले वार्ड में भेजा कि मतलब बड़ों से नहीं लग रहा, तो जिधर बच्चों का रहता है ना, नवजात बच्चे रहते हैं, शिशु, तो उस वाले डिपार्टमेंट में भेजा कि वहाँ पे वो लोग अच्छे से लगाते हैं। वहाँ पे तक नहीं मिली, एक बार में बच्चे को इधर लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, इधर, मतलब 8 बार में एक सुई कैनुला लग पाया है उसको, इतनी मुश्किल से। और इतना रोता, बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तकलीफें मेरे बच्चे ने फेस करी है। मतलब इतना पेनफुल हो गया था सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। और फिर ऑपरेशन से पहले उसके टेस्ट वगैरह हुए तो उसको फिर से ब्लड की कमी निकली, हीमोग्लोबिन वगैरह कम निकला। तो उसके लिए डॉक्टर ने ब्लड डोनेट करने का बोला और उसके लिए फिर ब्लड चढ़ाने का बोला। तो फिर हमने धैर्य को ब्लड चढ़ाया। ब्लड चढ़ाने के बाद उसको रात में जो फीवर आया, इतना फीवर आया उसको, बहुत ज़्यादा, कम से कम 104 डिग्री। डॉक्टर को डर लग रहा था कि कहीं इसको कुछ फिट्स ना आ जाए, कुछ साइड इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि एकदम से इतना फीवर क्यों आया ब्लड से। थोड़ा बहुत तो नॉर्मल रहता है लेकिन हाई हो गया था। तो डॉक्टर ने फिर से पोस्टपोन करा ऑपरेशन, फिर से ऑपरेशन नहीं करा, ऑपरेशन पोस्टपोन हो गया। अब हम क्या करें, टेंशन हो रही थी फिर से। और मैं तो बहुत डर रही थी, मतलब उसको गोद में ले रही थी ना, तो मेरा शरीर तप रहा था उससे, इतना ज़्यादा उसको बुखार हो गया था। फिर जैसे तैसे उसका बुखार उतरा तो तुरंत डॉक्टर ने ओटी प्लान करा। और इतनी ये सब चीज़ें ना, मतलब एकदम से ऐसे हो गई कि मैं आप लोगों को नहीं लगता इस ब्लॉग में बता पाऊंगी। तो बस इतना ही बोलूँगी कि ये जो सेकंड पार्ट का ब्लॉग है मैं यहीं तक रखूँगी। और थर्ड जो पार्ट होगा, स्टोरी का थर्ड जो पार्ट होगा, फुल एंड फाइनल हो जाएगा। उसमें मेरी पूरी स्टोरी आप लोगों के सामने आ जाएगी, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं पूरा नहीं बता पाऊँगी और बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, लोग बाग इतना नहीं देख पाते हैं। एंड आप लोग भी, मतलब इसलिए आई होप कि आप लोग मेरे इस ब्लॉग को भी दिल से प्यार देंगे, क्योंकि मैं अपनी जो स्टोरी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल दिल से शेयर कर रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोग भी इसे दिल से समझें, दिल से महसूस करें। बहुत मुश्किल सफ़र रहा मेरे लिए ये पिछला 1 साल, कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो ओके, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।